नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बंगाल में अब दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी की एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही, और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं, क्योंकि ये दावा झूठा है। शुभ्रांशु के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। हालांकि भट्टाचार्य का कहना है कि शुभ्रांशु ने आवेश में आकर यह पोस्ट लिखी थी। शुभ्रांशु राय को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वे जीत नहीं सके। तो ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हमने दल बदल का एक दौर पश्चिम बंगाल में देखा था, जहां टीएमसी से कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। लेकिन अब जब टीएमसी वहां जीत चुकी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार का गठन वहां हो चुका है, उसके बाद अब बीजेपी से कम 33 लोगों के वापस टीएमसी में शामिल होने के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष ने इस को पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जैथिलक जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले हमने दल बदल का एक दौर देखा था, और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, टीएमसी जीत चुकी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि बीजेपी से 33 लोग वापस टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। किस प्रकार से देखते हैं अरविंद जी इसको? ममता बनर्जी जब शपथ ली थी उमंग जी, आपको याद होगा, उसके तत्काल बाद ही यह जो है हवाबाजी हुई थी। उसको हम हवाबाजी भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक किस्म से सच भी कह सकते हैं कि 30 विधायक और 5 जो है सांसद टीएमसी में वापस जाने वाले हैं, और आज उसकी पुनः जो है पुनरावृत्ति सामने होती दिख रही है। ये मान के चलिए कि भाजपा हाईकमान जो पश्चिम बंगाल का है, चाहे जितना भी इग्नोर करे, चाहे इसको जितना भी कहे कि यह गलत है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुतेरे ऐसे विधायक हैं, बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले टीएमसी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, इस उद्देश्य के साथ कि वह जो चुनाव जीत करके मंत्री बनेंगे। उनके उद्देश्य पर या उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। अब उन्हें चूंकि लग रहा है कि ममता बनर्जी का जनाधार कम नहीं हुआ है, देखा भी गया कि 213 सीट वो जीतने में कामयाब रही, और जो 200 से ऊपर सीट जीतने की भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही थी, वह जो 77 पर सिमट गई। कहीं न कहीं आज की तारीख में ऐसे नेताओं को जो दल बदलू किस्म के हैं, जिन्हें सत्ता प्यारी है, उन्हें लग भी रहा है कि अगर हम जो है सत्ता के करीब जाना चाहेंगे तो तभी संभव हो पाएगा जब टीएमसी का दामन हम थामेंगे। एक तो एक इसका पक्ष है, दूसरा इसका पक्ष है कि जब सिद्धांत विहीन और दलगत राजनीति के दलदल में फंस करके जब आप सियासत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है आपको लेने के देने पड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव से पहले जिस तरह से टीएमसी के तमाम जो विधायकों को भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देकर के कहिए, चाहे उनको खरीद कर कहिए, चाहे स्वतः कहिए, जिस रूप में जो है उन बहुतेरों को जो है स्वीकार की, और यहाँ तक कि अपने जो मूल कैडर थे उनको टिकट देने के बजाय उनको तवज्जो दी, तो स्वाभाविक रूप से जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज जब ममता बनर्जी सत्ता में आ गई हैं तो स्वाभाविक रूप से जो बदला लेना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं जो है इस फिराक में है भी। और देखिए, इसके कुछ जीवंत उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकुल राय, जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, उनके लड़के किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया भी बीच में आई थी, और किस तरह से वहां पे टीएमसी उनके ऊपर डोरे डाल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पे जो चुनाव के बाद जो बीजेपी में फूट पड़ी है, मुकुल राय और जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके बीच किस तरह तूतुमय में हुआ, किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं जो इसके अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये मान के चलिए उमंग जी कि कहीं ना कहीं जो है जो भाजपा के कई विधायक ऐसे हैं जिनको जो है हो सकता है कि मंत्री पद का लालच दिया गया हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं वह टीएमसी में वापस कर सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। उमंग जी
बिल्कुल अरविंद जी, और जाहिर सी बात है टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी विधायक, जिन 33 विधायकों के बारे में अफवाहों का बाजार यहां पर गर्म है, उनको एक इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दिया गया है। और ऐसा टीएमसी के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हमने उन विधायकों को रुकने को कहा है, क्योंकि टीएमसी भी शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी की होनी है। उसमें वो तय करेंगे कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उनसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्यों गए थे और अब आप वापस क्यों आना चाहते हैं, या फिर कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं कि वो इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा दे और फिर बाद में आगे जाके कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो। इन्हें तमाम चीजों के जवाब अब पार्टी संगठन चाहता है उन विधायकों से जिनके आने की अफवाह हो रही है। किस प्रकार से देखते हैं इसको? उमंग जी, ये मान के चले कि ममता बनर्जी जो है राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े नेता के तौर पे उभरी है, और स्वाभाविक भी है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक पूरे देश का कहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हों या बड़े नेता रहे हों, किस तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बावजूद ममता बनर्जी जो एक बड़ी लकीर खींचने में कामयाब रही। आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक किस्म से जो है उन्हें अजय मान करके चल रहे हैं, और ये उनको जो है कुछ तो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में जो आम चुनाव होगा उसमें जो है अपना जो है नेता मानने को भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस चीज को दिखाना भी है, और अगर यह तभी संभव होगा जब वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी तरह से जो उनका एक जनाधार है, जो वोट बैंक बना हुआ है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगी। यही कारण है कि जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो टीएमसी से गए हुए हैं, उनको जो है अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में ममता को पछाड़ दिए, क्या पता आने वाले दिनों में वह जो है, अगर उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई बहुत अच्छा भविष्य पश्चिम बंगाल में नहीं बनता दिख रहा है, हालांकि वह जो है सेकंड पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, बावजूद इसके राजनीति में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब जो है कौन सा नेता जो है किस करवट जो है वो बैठेगा। उसका कारण यह है कि सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है, सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी जो है वहां पे कहीं ना कहीं भाजपा को जो है पूरी तरह से ढक करके राष्ट्रीय फलक पर जो है अपना कद और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगी, और यह इसी दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है। उमंग जी, बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। शनिवार को टीएमसी की एक महत्वपूर्ण पार्टी की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा, अगर ये इस अफवाह में जरा सी भी सच्चाई है तो उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि इन विधायकों को वापस लेना है या नहीं लेना है, या कितनों को लेना है और कितनों को नहीं लेना। लेकिन जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि खेला अभी जारी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जब पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसे लेकर कांग्रेस हाईकमान में मचे घमासान को सुलझाने के लिए 3 दिनों से सियासी मंथन में जुटे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सहित 2 दर्जन विधायक और मंत्रियों के 3 सदस्यीय कमेटी के सामने बात रखने के बाद अब बारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मची कलह में कांग्रेस वर्तमान और भविष्य के लीडरशिप की मझधार में फंसी है। तो वहीं मुख्यमंत्री सूबे में पार्टी के वर्तमान होने के साथ साथ अब अगली पारी के लिए भी अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। हालांकि 2017 में कैप्टन ने कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा, लेकिन 4 साल के बाद अब वो एक और पारी खेलने का दम भर रहे हैं। तो वही बीजेपी को छोड़कर 2017 चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के रुख से भी लगता है कि पार्टी सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का भविष्य का चेहरा मान रही है। जाहिर है कि सिद्धू की तमाम बातों को पार्टी नजरअंदाज भी लगातार करती आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन और सिद्धू की इस लड़ाई में पलड़ा किसका भारी होता है। हालांकि आपको बता दें कि कैप्टन पर निजी आरोप लगाने वाले खेरा 2 विधायकों समेत कांग्रेस में दिल्ली में मीटिंग से पहले कैप्टन ने 3 विधायकों की एंट्री वापस करा ली है। खेरा ने कैप्टन की बर्खास्तगी को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज आपको बता दें 3 विधायकों की एंट्री कैप्टन ने मीटिंग से पहले ही वापस से कांग्रेस में करा ली। अब देखने वाली बात होगी कि अब आज जब कैप्टन कमेटी के सामने पेश होंगे तो अपना पक्ष किस प्रकार से रखेंगे। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे, सिद्धू की कल पेशी हो चुकी है, सिद्धू ने अपना पक्ष रख दिया, और जैसा कि विदित है कि सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज बारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, और उन्होंने 3 विधायकों को अपनी तरफ करके मीटिंग से पहले यह सिद्ध कर दिया कि अभी उनमें काफी दम बचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी उमंग, देखिए पंजाब की राजनीति को लेकर अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पे,
क्योंकि जैसे एक एक करके राज्य उनके हाथ से छूट रहे थे, उसके बाद अब जो पंजाब में अगले साल चुनाव होने, तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो रस्साकसी सत्ता को लेकर लगातार चलती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए उसका कोई परिणाम सार्थक वो निकालना चाह रहे हैं। आप देखिए सोमवार से लगातार राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और पंजाब के प्रभारी महासचिव हरीश रावत, 3 सदस्यीय कमेटी लगातार विधायकों को सुन रही है और 100 से ज्यादा विधायकों से वो चर्चा कर चुके, जिसमें 8 मंत्री भी शामिल है जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ है। एक मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। और आप देखिए कि मंत्रिमंडल की कल बैठक भी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, उससे पहले उन्होंने वर्चुअल बैठक की, तो उन्हें बताया गया कि 8 मंत्री पंजाब भवन दिल्ली में मौजूद है और वो भी बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर और ये नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सत्ता को लेकर जो खिंचाव है, वो साफ तौर पर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस अंतर कलह से परेशान है। और आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजनीति में बहुत पुराने माने जाते हैं, उन्होंने जो ये दाव खेला है उसको भी मानना पड़ेगा कि कल जब वो वहां चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुआ, उससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैराओं, जगदीश सिंह मकालू और परमिल सिंह धोला, इन तीनों को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा दी। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया है कांग्रेस को कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के बिना कांग्रेस अधूरी है और उनके रहने के कारण ही कांग्रेस मजबूत रहेगी। और आप देखिए ये असल में जो ये नाराजगी है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की हो या कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की या विधायक प्रगट सिंह की हो या अन्य कोई नेता की हो, ये लगातार इस चीज को लेकर नाराज है कि उन्हें सत्ता में ज्यादा भागीदारी चाहिए। ज्यादा भागीदारी को आप ऐसे देख सकते हैं कि हमेशा से जैसा आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा रही है और निश्चित रूप से वो साफ रूप से नजर आती है, क्योंकि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। उसके अलावा उनकी वाइफ भी विधायक थी, तो कहीं ना कहीं अकाली दल की सरकार में भी उन्हें एक सहयोगी के रूप में बड़ी भूमिका दी गई थी। लेकिन उनकी इच्छा थी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की, जिस कारण वो कांग्रेस में आए। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री छोड़िए, उन्हें ना तो मुख्यमंत्री पद मिला, ना वो बाद में जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे पंजाब का, वो मिल पाया। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो कैबिनेट मंत्री पद मिला उससे वो असंतुष्ट नजर आए। और देखिए उमंग जी, वो लगातार उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों का कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आए। उसके बाद अब वो चाह रहे हैं कि वापस एक फॉर्मूला निकाला जाए। हालांकि जो जानकारी मिली है उसको लेकर एक फॉर्मूला दिया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम पंजाब में बनाए जा सकते हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के मन में नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हो तो उसमें कोई सिख ना हो, क्योंकि सिख ऑलरेडी वो है। उसके अलावा एक दलित चेहरा हो सकता है और दूसरा अन्य किसी कास्ट का चेहरा हो सकता है। तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो ये विवाद है, इसमें देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम पद से मानते हैं या पीसीसी का अध्यक्ष बन के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जब पक्ष रखेंगे तो वो क्या बात कहेंगे। जी उमंग। जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। अब आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या कुछ पंजाब की राजनीति में अभी हमें और देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए कोरोना के केस सामने आए और 2,713 संक्रमितों की जान भी चली गई। तो वहीं 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 77,420 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले बुधवार को 1,34,154 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे और 2,887 संक्रमितों की मौत हुई। आज देश में लगातार 22वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 3 जून तक देश भर में 22,41,09,448 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 28,75,000 टीके लगाए गए। तो वहीं अब तक कुल 35,74,00,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन 20.75 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा आया। वही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में अगर कोरोना के नए केसेस की बात करें तो वो करीब 1.5 लाख के आसपास उसका आंकड़ा आ रहा है और बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2,705 मृत्यु यहां पर कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है और अब तक कुल संक्रमितों की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 2.85 करोड़ तक जा पहुंचा है
और अब तक जो लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं वो उनकी संख्या की अगर बात करें तो वो 2.65 करोड़ है। कुल मौतों की अगर बात करें तो करीब करीब 3.4 लाख मौतें अभी तक कोरोना से हुई हैं। तो वहीं अगर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की बात करें तो देश के 15 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर देश के आंकड़ों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब संक्रमण की दर से ज्यादा रिकवरी रेट यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, कोरोना संक्रमण का जो पूरा खतरा है वो अभी टला नहीं है। भले ही रिकवरी रेट ज्यादा है, रिकवरी रेट, लेकिन उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या है वो इतनी कम नहीं है कि हम नजरअंदाज कर सके या हम लापरवाही बरते। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 1.32 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसके पहले जितने बड़े आंकड़े हमने देखे थे उस लिहाज से ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा इतना जरूर है कि हमें अभी भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छी खबर है देश के लिए, और यही वो तरीका है कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, तो ये तमाम चीजें अगर हम अपने लिए जारी रखें पहले की तरह, तो इसमें और भी कमी आ सकती है। अगर मैं बात करूं तो पिछले काफी दिनों की, अगर एक हफ्ते या 10 दिन की हम बात करें, तो उसमें जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता आया है। और सीएम योगी ने भी कहा है कि रात्रि का जो कर्फ्यू है उसमें काफी कड़ाई से पालन किया जाए, उसमें लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि बीच में काफी लापरवाही फिर से बरतनी शुरू हो गई थी। और इस समय जो भी बाजार खुल रहे हैं उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगा रहा है। तो तमाम चीजें लगातार देखी जा रही है, और जब भी पुलिस इन पर कार्रवाई करती है या इस तरह की वो करती है तो व्यापारी एकजुट होकर काफी हंगामा और इस तरह की स्थिति पैदा भी कर देते हैं। तो एक सोचना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है और ब्लैक फंगस अलग से एक नया स्वरूप सामने लगातार आ रहा है। तो अभी खतरा कहीं से टला नहीं है, इसलिए हमें सावधानी और सतर्कता दोनों बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हालांकि कोरोना का संक्रमण का जो कह सकते हैं रेट है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के रूप में एक नया खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है और जाहिर सी बात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इस वाले अनलॉक में पहले वाले अनलॉक की तरह अगर लापरवाही हम बरतेंगे तो तीसरी लहर जिसका अंदेशा जताया जा रहा है वो और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें इस हफ्ते के आखिरी दिन माफ कीजिएगा, शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले और आज सेंसेक्स 135.09 अंक और निफ्टी 22.15 पॉइंट ऊपर खुला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में आज भी 10% का उछाल है और इस सप्ताह इसके शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 31 मई को इसका शेयर 450 रुपए पर था, जो कि अब बढ़कर 838 रुपए तक पहुंच गया, यानी कि इसमें 388 रुपए का उछाल आया है। इससे पहले गुरुवार को बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 382.9 पॉइंट नीचे 52,232.43 पर बंद हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 114.15 अंक की बढ़त के साथ 15,690.35 पर बंद हुआ था। तो वहीं कोरोना महामारी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अनमोल सहारा सोशल सर्विसेज ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठाया। इसके तहत दक्षिण पूर्व जिले में संयुक्त प्रयास से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराकर उनकी मदद की जा रही है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन 500 पैकेट भोजन के वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सराहनीय पहल की स्थानीय नागरिकों की ओर से जमकर सराहना भी की जा रही है।
तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर आगे की ओर हम इस टीकाकरण अभियान को देख रहे हैं। तो वही टीकाकरण को और भी अधिक व्यापक बनाने के लिए कई जगहों में डोर टू डोर टीकाकरण किया जा रहा है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार के डोर टू डोर कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत बारामूला की एक 124 वर्षीय महिला ने वैक्सीन का पहला टीका लगाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बारामूला जिले के शिकवाड़ा ब्लॉक बगूरा के क्राल मोहल्ला में रहने वाली रेहती बेगम ने अपना पहला टीका लगवाया। इस संबंध में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जानकारी भी दी गई है। तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया है। इसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत गुरुवार को वियतनाम और सिंगापुर से तरल मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण कोरोना राहत खेप के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। INS ऐरावत 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों में 158 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन, 2722 ऑक्सीजन सिलेंडर और वियतनाम और सिंगापुर से 10 वेंटिलेटर सहित अन्य कोरोना राहत सामग्री के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। ये जानकारी भारतीय नौसेना की ओर से दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।